आज ये विश्वास करना मुश्किल है कि आज से कोई 75 वर्ष पहले भारत 500 अलग-अलग टुकड़ों में बटा था। आजादी के बाद इन क्षेत्रों को भारत में पुनर्गठित किया गया। अब एक और चुनौती सामने आ गई थी कि इस नए और एकीकृत भारत को प्रशासन की सुविधा और आर्थिक विकास के लिए नए तरीके से पुनर्गठित किया जाए। दूसरी तरफ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस ने इस बात को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी थी कि आजादी मिलने के बाद वो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन करेगी। 1920 ईस्वी में ही भाषाई आधार पर कांग्रेस प्रदेश कमेटियों का गठन किया गया। ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक इकाइयां अलग थी, वहीं कांग्रेस के प्रांतीय संगठन इनसे अलग। आजादी के पूर्व से ही भारत की जनता भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रति आश्वस्त थी। लेकिन आजादी के बाद स्थिति बदल चुकी थी। हाल ही में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, जिस कारण भाषा के आधार पर अलग राज्यों के गठन से इसके और टुकड़ों में बंटने की आशंका घर कर चुकी थी। भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है। भाषा एक शक्ति है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। विद्वानों ने भाषा को लोगों के गोलबंद करने की क्षमता के आधार पर पहला दर्जा दिया है। दूसरा रैंक धर्म का है। इस कारण ये डर व्याप्त था कि भाषा लोगों को जिस प्रकार जोड़ती है, उसी प्रकार दूसरी भाषा समूह से एक दूसरे को अलग भी करती है और भाषा के आधार पर राज्यों का एकीकरण के कारण विभाजनकारी शक्तियों को बल मिलने की संभावना थी। धर्म के आधार पर बंटवारे के कारण दो धर्मों के बीच की दूरी बढ़ गई थी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद लोगों के बीच एक नई दूरी पैदा न हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को तब तक के लिए टाल देना उचित माना जब तक देश मजबूत और आत्मविश्वास से पूर्ण न हो जाए। इस विषय में सलाह देने के लिए संविधान सभा में एसके धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपने रिपोर्ट में भौगोलिक एकरूपता, प्रशासनिक सुविधा, विकास की संभावना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को नकारते हुए कहा कि लोगों के मन में ये आकांक्षा है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में ऐसी कोई भी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिससे विभाजनकारी शक्तियों को बल मिले। अभी वही कदम उठाए जाने चाहिए जिससे देश की एकता, अखंडता और लोगों में देशभक्ति की भावना को बल मिले। इस समिति के रिपोर्ट पर संविधान सभा के कई सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की। इनकी आपत्ति को देखते हुए एक नई समिति का गठन किया गया। नेहरू और पटेल दोनों ही इसके सदस्य बने और इसके तीसरे सदस्य थे पट्टाभी सीतारमैया। इसके सदस्यों के नाम के शुरुआती अक्षरों के नाम पर इस कमिटी को जेबीपी कमिटी कहा गया। इस कमिटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के मांग को अस्वीकार कर दिया। कमिटी ने तर्क दिया कि भाषा महज एक जोड़ने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अलग करने वाली ताकत भी है। कमिटी ने कहा कि चूंकि अभी प्राथमिक ध्यान देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक विकास पर होना चाहिए, इसलिए हरेक अलगाववादी और विघटनकारी प्रवृत्तियों को मजबूती से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस कमेटी के रिपोर्ट के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। सन 1948 और 49 में भाषाई आधार पर स्वायत्तता के लिए कई आंदोलन हुए। मद्रास, मैसूर, बंबई और हैदराबाद में फैले कन्नड़ भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग का एक संयुक्त कर्नाटक आंदोलन शुरू हो गया। इसके साथ ही एक संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य तमाम मराठी भाषी लोगों को एक राजनीतिक इकाई के नीचे लाना था। मलयालियों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की। उन्होंने कोचीन और ट्रावन को रियासतों को मलाबार से मिलाकर अपने लिए राज्य की मांग की। इधर एक महा गुजरात आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ।
सिखों ने पंजाब में अपने आप में एक अलग तरह के राज्य की मांग पेश की। भाषाई आधार पर स्वायत्तता हासिल करने के लिए सबसे आक्रामक आंदोलन आंध्र इलाके में तेलुगु भाषी लोगों ने किया। हिंदी के बाद देश में तेलुगु ही सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। 19 अक्टूबर 1952 को मद्रास में पोट्टी श्रीरामलू नाम के एक व्यक्ति ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। श्रीरामलू कद्दावर स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी के शिष्य भी। उनके इस अनशन से लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। भीड़ भावुक और आक्रोशित हो रही थी। इधर दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने इन आंदोलनकारियों से बातचीत करने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 15 दिसंबर को अपने अनशन के 58वें दिन श्रीरामलू की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद तो कोहराम मच गया। श्रीरामलू की मृत्यु की खबर सुनकर आंध्र का पूरा इलाका अराजकता में डूब गया था। सरकारी कार्यालयों पर हमले होने लगे, रेलगाड़ियां रोकी जाने लगी और उनमें तोड़ फोड़ मचाई जाने लगी। सरकारी संपत्तियों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। पुलिस की गोलीबारी में कई विरोधी प्रदर्शनकारी मारे गए। इस विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री ने हथियार डाल दिया और श्रीरामलू की मृत्यु के 2 दिन के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया कि सरकार आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए तैयार है। आंध्र प्रदेश में घट रही घटनाओं पर पूरे देश की नजर थी। जैसे ही भाषा के आधार पर देश के पहले राज्य का गठन हुआ, शेष भारत में इसके लिए मांगे तेज हो गई। इधर सरकार हथियार डाल चुकी थी। सरकार को आखिरकार एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा। फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में पेश की, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अधिनियमित हुआ और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। आज जब हम इस परिघटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो यही समझ आता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से राष्ट्रीय एकता को मजबूती ही मिली है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन ने प्रांतीय गौरव की पुनर्स्थापना और प्रतिष्ठा के लिए सकारात्मक भूमिका का ही निर्वाह किया है। ऐसा भारत में संभव हुआ है कि एक ही समय में हम बिहारी, बंगाली, हरियाणवी बने रहे और साथ ही एक संतुष्ट देशभक्त भारतीय भी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के शिल्पकार पोट्टी श्रीरामलू ही थे। एक दिलचस्प वाकया तब का है जब नवंबर 1946 में गांधी के शिष्य पोट्टी श्रीरामलू ने मद्रास प्रांत के सभी मंदिरों को अछूत जातियों के लिए खोलने के लिए आमरण अनशन की शुरुआत कर दी थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, जिनकी इस समय पहली और आखिरी प्राथमिकता आजादी थी, उन्हें ऐसा करने से रोका। लेकिन श्रीरामलू ने अनशन जारी रखा। गांधी जी जब खुद उन्हें अनशन रोकने के लिए मनाया, तब जाकर वो माने। लेकिन राज्य पुनर्गठन के आंदोलन के समय गांधी नहीं थे, इसलिए उनका अनशन जारी रहा और भारत का पुनर्गठन भाषा के आधार पर संभव हुआ।